हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप कहाँ से हमारे व्लॉग देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको एल्गोरिथम से रिलेटेड जितने भी बेसिक हैं आपके वो क्लियर किए थे। बट अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो में हम अपने फर्दर एल्गोरिथम्स के स्किल को ब्रश अप करेंगे और आगे के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को, क्योंकि अगर कोई पिछली वीडियोस देखकर नहीं आया है तो इसी वीडियो से हम उनको आइडिया दे देना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं एल्गोरिथम की। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की तो उसके लिए भी हमें एक एल्गोरिथम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, चाहे आपको पता हो ये काम करता है, कैसे करता है, या आपको नहीं पता हो, बट कहीं ना कहीं आप इसको ज़रूर यूज़ करते होंगे। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात ना भी करें, क्योंकि एल्गोरिथम को लिखने के लिए हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एल्गोरिथम, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। एल्गोरिथम हम इस चीज़ का भी लिख सकते हैं कि आज आपने चाय बनाई है तो आखिर आपने चाय कैसे बनाई है, सो अगर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से देखें तो एल्गोरिथम लिखा जाता है एज सच की एक किसी भी दो नंबर को स्वैप करने का अगर हमें एल्गोरिथम लिखना है, सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट काइंड ऑफ एल्गोरिथम. So algorithm is a step-by-step procedure of solving a computational problem. किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व करना, जिससे कि अगर हमें कोड लिखना है तो हम डायरेक्टली कोड लिखने नहीं बैठेंगे। हम पहले एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करेंगे, एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो एल्गोरिथम जो लिखा जाता है वो एक डिज़ाइन टाइप पे लिखा जाता है, और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ती है। यू कैन राइट एल्गोरिथम इन एनी लैंग्वेज यू वांट। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप सभी को मैरी क्रिसमस। ये व्लॉग, जैसे कि आप ये प्यारा सा सेंटा देख रहे होंगे यहाँ आपकी स्क्रीन पर, तो इसी सेंटा की तरह आपका भी लाइफ बहुत ही खुशियों में हो जाए। तो देखिए, एल्गोरिथम्स की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। इसका हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। यू कैन राइट दैट एल्गोरिथम ऑन अ कॉपी एंड पेन। बट प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है, और इसका हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट भी होती है। एल्गोरिथम एनालाइज करने के काम आता है, बल्कि प्रोग्राम को लिखने के बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए, एल्गोरिथम के करैक्टरिस्टिक्स को अगर आपको जान लेते हैं, वैसे हम पिछली वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट आपको बता देते हैं कि करैक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम इज़ इनपुट। अगर आपको कोई इनपुट लेना है तो आप ज़ीरो इनपुट लेंगे, या तो कोई इनपुट लेंगे, नहीं लेंगे कोई भी इनपुट, इट कुड बी ज़ीरो और मोर। आउटपुट, एटलीस्ट वन आउटपुट यू नीड टू टेक, क्योंकि आपका कोई भी अगर आप काम करेंगे एल्गोरिथम, आप कुछ इस टाइप से लिखना चाहेंगे कि कुछ आउटपुट आपको मिले, ठीक है, वो फाइनाइट होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। वो एग्जाम्पल है स्वैपिंग ऑफ एन एल्गोरिथम। तो हम एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं स्वैप का। See guys, we are writing an algorithm of swap. I hope this is visible. Yes. So writing an algorithm of swapping of two number. तो हम उन नंबर को A और B कॉमा लगाकर हमने यहाँ पर लिखा है।
then we are writing it as such that temp is equal to a. जो पहला नंबर है वो हमने temp में स्टोर कर दिया है ना. इसके बाद a इज इक्वल टू बी. a जो है वो b के हमने इक्वल कर दिया क्योंकि b का हमें स्वैप करना है, तो b की पोजीशन वाला a की पोजीशन में आ जाना चाहिए. देन वी राइट a इज इक्वल टू b एंड देन आफ्टरवर्ड वी राइट b इज इक्वल टू temp. उसके बाद b जो है वो temp हो जाएगा एंड देन वी नीड टू क्लोज दिस ब्रैकेट. सो दिस इज हाउ वी राइट एन एल्गोरिथम ऑफ अ temp. अब ये एल्गोरिथम हमने लिख लिया, राइट. अब हम इस एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे करेंगे. एल्गोरिथम को एनालाइज करने की कुछ चीज़ें होती हैं. देखो, कोई भी एल्गोरिथम हमने कुछ भी लिख दिया और वो एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज है या नहीं है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए. सो वी नीड टू एनालाइज दिस एंड वी कैन एनालाइज दिस विथ फ्यू पॉइंट्स. तो वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. फिर स्पेस के बेसिस पे ये कितना स्पेस लेगा. ये एल्गोरिथम से, अगर इस एल्गोरिथम से हम एक प्रोग्राम को लिखें तो ये कितना स्पेस लेने वाला है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये कितना स्पेस यहाँ पर लेगा और इसकी क्या सीपीयू रेजिस्टेंस है, इसका क्या आपका पावर ले रहा है. ये सारी चीज़ें भी हम इसकी बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन चीज़ों की. तो उसके लिए सबसे पहले टाइम एनालिसिस करते हैं. ये टाइम एनालिसिस क्या होता है. अब हमने यहाँ पे लिख तो दिया टाइम, तो व्हाट इज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे कि हमने आपको बताया, किसी भी एल्गोरिथम को हमने लिखा है. अब जब हम उससे एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो अगर वो प्रोग्राम अगर हम रन करेंगे तो वो कितना टाइम लेगा रन करने के लिए. तो इस चीज़ को बताने के लिए अब ये एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा इससे समझते हैं. देखो, temp इज इक्वल टू a, ये 1 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पे लेगा. क्यों लेगा? क्योंकि इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट. ये a इज इक्वल टू b असाइन हो रहा है. ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा. तो यहाँ पे आप ये वाला जो है ना, हम इसे स्टार बना देते हैं, अदरवाइज दिस 1 and 2 पॉइंटर्स विल कैन कंफ्यूज यू. सो अगर हम बात करें एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पे जो f ऑफ n फंक्शन जो हमारा आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि 1 2 3 इन तीनों को प्लस करेंगे. अब आपको पता है अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 3, तो ये क्या है, दिस इज़ अ कांस्टेंट. और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज़ ऑर्डर ऑफ 1, या हम इसे बोल सकते हैं बिग O ऑफ 1. बिग O ऑफ 1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. फाइन. सो दिस एल्गोरिथम टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम एंड इट इज़ नॉट नेस्टेड. नेस्टेड लूप्स आपको पता है, एक के अंदर एक, ये नेस्टेड नहीं है. इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट दैट्स वाई वी हैव टेकन ऑर्डर ऑफ 1. इट इज़ ऑल अबाउट द एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं. इसके बाद हम कुछ और मेथड्स की बात कर लेते हैं. आपको कुछ और अच्छे तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के मेथड्स बताते हैं. देखो, इस चीज़ का नाम है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड. सी, it is frequency count method. You have seen this thing. So I am taking another example so that you can understand it. तो देखो, हम कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बट उससे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होगी चीज़ों को समझने के लिए. तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. दैट इज़ द सम ऑफ
नंबर्स ऑफ एन एरे। तो एरे क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा, देखिए, और अगर किसी को नहीं पता है तो हम अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट। तो देखिए, हमें सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एन एरे निकालना है। उसके लिए सबसे पहले एक एरे बना देते हैं। तो आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर मैं एक एरे बना रही हूँ जो 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता है। एरे जिसका नाम है ए, और वो 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता है 0 1 2 3 4। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 8 1 6 9। तो सी गाइज, यहाँ पे हमने ये नंबर लिख दिए हैं। इसमें जो n है, मतलब क्या साइज है एरे का, इट इज़ अ 5, तो n इज इक्वल टू 5, राइट। अब आप देखिए, वी आर राइटिंग एन एल्गोरिथम ओवर हेयर। एल्गोरिथम सम a, n। सो सबसे पहले तो दिस इज व्हाट, यहाँ हम एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं जो 2 नंबर का सम करता है। मतलब कि ये जो सारे नंबर हैं इन सब का सम करेगा और हमें बताएगा कि व्हाट इज़ द, मतलब कि कितने ये जो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में, इसका सम क्या है। सो द क्वेश्चन इज फाइंडिंग एल्गोरिथम फाइंडिंग सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन एरे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने सम को ले लिया 0, ठीक है। हमने कहा ठीक है, पहले हम ले लेते हैं सम तो 0 है। उसके बाद हम सम को चेंज करेंगे, तो हमने एक फॉर लूप लगाया। एरे में आप फॉर लूप लगा सकते हैं। एरे i इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n और i प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद इस फॉर लूप के अंदर वी आर राइटिंग एज sum is equal to sum plus array of element I, that is s is equal to s plus कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ हमने नाम दिया एरे का कैपिटल ए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो एरे मतलब s इज इक्वल टू s प्लस एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में स्मॉल i लिखेंगे एंड दैट्स इट। और ये जो रिटर्न करेगा एट द एंड, दैट विल रिटर्न एस। सो सी what happening over here is, you know, let me see it, just 1 minute. Yeah, I hope now it is completely visible, right? So this is what we are writing an algorithm to find the sum of all elements of an array. So यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ये जो स्टेटमेंट है। अब आप यहाँ पे नहीं लिख सकते कि ये फॉर लूप है और फॉर लूप आपका मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है और ये स्टेटमेंट 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, ये गलत है। ऐसे आप नहीं लिख सकते, क्योंकि दिस इज़ अ फॉर लूप, हाउ many time it is running, what it is initializing, let us discuss in it depth. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे i is equal to 0, ये 4 i is equal to 0, i is less than n, i plus plus। इसका क्या मतलब हुआ, i is equal to 0 is हमारा सबसे पहले i 0 है, ठीक है। i 0 है, ठीक है। i इज़ लेस देन n, चेक कर रहा है कंडीशन, i इज़ लेस देन n, क्या i लेस देन n है, n क्या है 5, 0 इज़ लेस देन 5, येस इट इज़ ट्रू। तो हम अंदर आ जाएंगे। दिस इज़ व्हाट, s इज इक्वल टू s प्लस a ऑफ i, s इज़ 0, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि s इज इक्वल टू s के अंदर s प्लस a ऑफ i की वैल्यू को रख दो। तो 0 प्लस this, right? तो सी गाइज, यहाँ पर आप वैल्यू पुट, मतलब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रहा है। हम बता रहे हैं i इज इक्वल टू 0, i 0 हुआ,
ठीक है। आई लेस देन एन, कंडीशन चेक हुई, हाँ 0 5 से तो छोटा है। हम इस लूप के अंदर गए, लूप के अंदर s इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई। सबसे पहले s तो 0 था, तो यहाँ पे 0 में अगर a ऑफ आई मतलब a ऑफ 0 आई, तो अभी 0 है ना, तो यहाँ पे a ऑफ 0 में इसकी वैल्यू जो ऐड होएगी है ना, तो यहाँ पे तो 0 प्लस a ऑफ 0 इज 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा है ना। तो अभी तक i जो है वो 0 है। इसका क्या आंसर आएगा? आंसर भी यही आएगा जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद क्या हम बाहर निकल जाएंगे और सम रिटर्न कर देंगे? नो, बिकॉज हम एक फॉर लूप में है जिसमें हमें एक और कंडीशन यहाँ पर i प्लस प्लस यहाँ पे दे रखा है। दिस इज व्हेन यू आर डन विद दिस, गो हेयर i प्लस प्लस, i में एक ऐड कर दो, आई में एक ऐड कर दो। आई 0 था, आई क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पर आप देखो आई हो गया 1। जब हमने आई में एक और ऐड कर दिया तो यहाँ पर हम अंदर आए, एस क्या है, मतलब कंडीशन चेक हुई, आई 1 हो गया, आई इज़ लेस देन एन, क्या 1 5 से छोटा है? तो हाँ 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो s इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई। अब s में क्या था? पहले तो 2 आ गया था, अब 2 प्लस ए ऑफ यहाँ पर क्या है? 1, ए आई की जगह 1 आ रहा है, सो ये वैल्यू आएगी 8। तो अब हम वैल्यूज़ नहीं लेंगे, ये वैल्यूज़ वाला आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो हमें अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, तो अब हम ज़्यादा गौर करेंगे कि जिस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता पाएँ आपको, ठीक है। तो i की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है? 1। i हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया। नाउ वी आर गोइंग अबव i प्लस प्लस, i इज़ नाउ 2। i की वैल्यू 2 इनिशियलाइज हो गई। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या i 5 से छोटा है? हाँ 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो अंदर आओ। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ है आप सम कर सकते हैं। यहाँ पे एक मतलब कि 2, मतलब यहाँ पे ये 1 भी ऐड हो जाएगा। इन तीनों का सम अभी तक हम कर चुके हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखो, यहाँ पर आएंगे आई प्लस प्लस हो गया, मतलब आई क्या हो गया? 3, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो गई? 3। 3 भी छोटा है एन से, 3 छोटा है 5 से। अंदर आए, हमने यहाँ पे 3 रखा, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ तक की ऐड हो चुकी है अब, ठीक है, एस में स्टोर हो गई है वो, क्योंकि s इज इक्वल टू ये s में ये वाली जो वैल्यू ऐड होगी ये s में स्टोर होती जा रही है, राइट। आई 3 हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर गए, हमने कहा i को 4 कर दो, आई 4 हो गया। क्या 4 छोटा है 5 से? बिल्कुल सही है। यहाँ तक की वैल्यू जो है वो ऐड हो गई है, अब ऐड हो गई है, राइट। अब वापस गए, आई 5 हो गया। अब आप सोचो आई 5 हो गया, अब कंडीशन चेक हुई, क्या 5 छोटा है 5 से? नहीं, 5 से छोटा नहीं है। तो ये जो फॉर लूप है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फॉर लूप के बाहर आते ही उसको दिखेगा ओके रिटर्न एस। ये हमने जो एल्गोरिथम लिखा है, नाउ इट इज़ सेइंग दैट रिटर्न एस, ओके। तो ये चीज़ हमारी हमें प्रॉपर समझ आ गई है। तो जब यहाँ आई एन जो है 5 है, बट आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, आई इज़ इक्वल टू 5 पे एग्जीक्यूशन नहीं हुआ लूप का, हम लूप के अंदर नहीं गए। तो यहाँ मैंने क्रॉस लगाया, बिकॉज वी हैवेंट एग्जीक्यूटेड एनीथिंग, वी हैवेंट कम इनसाइड द लूप, ओके। सो यहाँ तक 0 1 2 3 4 यहाँ तक हमने काम किया अपना, ग्रेट। तो आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 5 इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये लूप की स्टेटमेंट कितनी बार चली? 4 बार। और ये लूप का इंक्रीमेंटेशन कितनी बार हुआ? 5 बार। मतलब आई हैज़ चेंज्ड 5 टाइम। आई 0 से इनिशियलाइज हुआ, आई 5 बार चेंज हुआ, ठीक है। 6th टाइम कंडीशन चेक हुई, आई हैज़ चेंज 5 टाइम्स बट 6 टाइम द कंडीशन इज चेक्ड। तो इसकी वजह से ये जो लूप जो है, ये जो लूप चला, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कितनी बार रन हुई? आप यहाँ देखिए, ये कंडीशन कितनी बार रन हुई? n बार। और ये जो लूप है ये कितनी बार चला? ये लूप चला n प्लस 1 बार। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, क्या है? काउंट आ रहा है 6।
एन क्या है 5, तो 5 + 1 और 1 2 3 4 5, 5 बार ये लूप चला क्योंकि आई 0 से इनिशियलाइज हुआ था. दिस इज़ व्हाट वी आर टेलिंग. तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज़ एन, ये जो स्टेटमेंट है ये एन बार हमारी एग्जीक्यूट हुई, और ये जो है हमारा द टाइम द कंडीशन इज चेक्ड इज 6 टाइम्स. So ये 6 टाइम कंडीशन चेक हुई, तो दिस इज n+1, दिस इज n. So I am writing this thing, this algorithm again on a different piece of paper so that you can explore it more well. See, एल्गोरिथम जल्दी से लिख देते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी भी सिखानी है. अभी तक हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं. वी नीड टू ऐड, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में ऐड किया था. एल्गोरिथम सम ए कोमा एन, ये जो हमारा एल्गोरिथम हम लिख रहे हैं, एस इज इक्वल टू 0, एस हमारा 0 है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई. Then we are writing return s. यही हमने लिखा था पहले भी. This is what we have done and इसी चीज़ के हमने यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाया कि कैसे कैसे आई इंक्रीज़ हुआ और कैसे कैसे स्टेटमेंट रन हुई. ठीक है, अब आप देखो ये जो चीज़ है हम यहाँ लिख रहे हैं ये n बार और यहाँ पर n+1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हम कर चुके हैं. और ये जो स्टेटमेंट एस ये एक ही बार होएगी बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट, सो इट टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम. तो टोटल मिला के जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये कितना यूनिट ऑफ टाइम लेने वाला है, तो फंक्शन में ऐड करो. कैसे ऐड होगा, देखो n+1 ब्रैकेट में प्लस n+1, क्या इक्वेशन बन रही है 2n+2. तो एफ ऑफ एन मतलब कि ये एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n+2. यहाँ पर आप हमेशा ये देखते हैं कि भाई हमारी ये जो इक्वेशन आ रही है, दिस इक्वेशन इज़, ये जो 2 है तो कांस्टेंट है ना, दिस 2 इज़ कांस्टेंट, तो ये 2 का तो यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है. और डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, द पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है. किस पॉलिनोमियल की डिग्री हम देख रहे हैं, दिस, इसकी डिग्री क्या है, ये 1 है. तो यहाँ पर दिस वी कैन से दैट इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन. तो यहाँ पे जो हमारी आई है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 1 है. सो दिस इज़ ऑर्डर ऑफ एन, दिस इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हुई आपको इसे समझने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं. अगला कौन सा एग्जाम्पल आपको लेके समझना है, जो पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं. सी गाइस, इसके हम और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बट आप देखो हमने यहाँ पर पहली चीज़ 2 बार लिखी थी, 2 चीज़ें यहाँ पे हमने लिखी थी. द फर्स्ट थिंग इज़ टाइम, द सेकंड थिंग इज़ स्पेस. तो व्हाट इज़ द स्पेस, व्हाट इज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो हमने नहीं देखा, ये क्या होता है, चलो इसको जान लेते हैं. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वॉट एवर द वेरिएबल्स यू आर हैविंग. तो इस एग्ज़ाम्पल में हम सारे वेरिएबल्स जो जो आपके पास हैं उसको देख लेते हैं और फिर समझते हैं कि हाउ वी नीड टू कैलकुलेट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो यहाँ पर इस पेज पे हम आपको ये करके दिखा रहे हैं. सी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हमने जो लिया था दैट इज़ वेरिएबल, मैं आपको दिखा देती हूँ. सबसे पहले हमने लिया ए एन, राइट, एक लिया ए, तो साइज़ ऑफ द एरे इज़ एन. तो सबसे पहले ए को लिख देते हैं, साइज़ ऑफ द एरे क्या था, एन था. उसके बाद हमने एन लिया, एन इज़ अ वेरिएबल तो हम वो 1 है. एस लिया, एस को हमने इनिशियलाइज कर दिया था 0 से, बट इट इज़ अगेन अ वेरिएबल दैट इज़ टेकिंग 1 स्पेस, 1 यूनिट ऑफ स्पेस. तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की बात है, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है.
ऐसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हमने निकाली थी, ऐसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए यू नीड टू राइट द सम. सो वी आर राइटिंग सम ऑफ n दैट इज इक्वल टू n+3. ये सारे वेरिएबल को प्लस कर देंगे. तो यहाँ पे जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट इज बिग O ऑफ n. That is big O of n. So this is how we are taking a sort of example and explaining everything about the time and space complexity. This is how we write an algorithm. क्योंकि अभी तक हमने अपना कंपाइलर पे नहीं गए, हमने कोई कंपाइल चीज़ नहीं की है. दिस इज़ द सॉर्ट दैट वी आर हम एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं, तो वी कैन यूज़ कॉपी एंड पेन फर्स्ट ऑफ ऑल without writing it over in any kind of programming language. We are taking a simple programming language that is a C. But कि अगर हम आपको C में ना लिख के ये समझाते तो आपको, क्योंकि इसके बाद आपको प्रोग्राम भी लिखना है, तो आपके लिए ये अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है दैट हाउ यू आर राइटिंग इट. सो C. तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि अगर जो प्रोग्राम है वो हम इम्प्लीमेंटेशन टाइप पे लिखते हैं, प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिख सकता है, बट एल्गोरिथम कौन लिख रहा है. लेट्स से आपका कोई, आप लाइब्रेरी मैनेज कर रहे हैं, आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसको आप डायरेक्ट कोड तो नहीं करेंगे. पहले आप ये जानेंगे कि कौन कौन स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी बुक आपके पास है, कौन सी बुक को कौन इशू करके लेके जा रहा है, उसका कॉलम आप अलग से वहाँ पर छोड़ेंगे. तो तो उसकी डोमेन नॉलेज आपको होनी चाहिए. मतलब वो लाइब्रेरी जहाँ जिस जगह है, ठीक है, उसका कितना स्टाफ है, ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए. सम काइंड ऑफ डोमेन नॉलेज यू नीड टू नो बिफोर राइटिंग एन algorithm. बट इफ़ यू आर saying about to write a program, so you need to have the knowledge as you should be a programmer. ठीक है, तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें आपके साथ शेयर करनी थी. और आप सभी को मैरी क्रिसमस. जो लोग हमारे साथ अभी तक बने हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, क्योंकि अगर किसी को हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी आपके लिए लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड. तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, या फिर आप कर रहे हैं प्राइवेट जॉब और वहाँ पर एक अच्छा इंक्रीमेंट चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. आपको अपनी कुछ अच्छी स्किल्स भी हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग स्किल्स को भी ब्रश अप करना पड़ेगा. तो उसके लिए भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर बनाई हैं. अगर आप RRB JEE या IBPS PO टाइप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर मिलेगी. तो किस बात का है इंतज़ार, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा. क्योंकि हमें पता है कि एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा. बस उस दिन तक आप थकिए मत, रुकिए मत. हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करते रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी काम को करना एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टास्क है, बट यही है सक्सेस का एकमात्र रास्ता. इफ़ यू नीड टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ वो काम को सोच समझ कर करना पड़ेगा. पहले आपने एक डिसीज़न ले लिया, यू नीड टू टेक अ डिसीज़न वाइल थिंकिंग इट. काफ़ी अच्छे से सोच समझ के आपने एक डिसीज़न लिया, आप उसको लिखो कि आपने क्या डिसीज़न लिया. उसके बाद आपको हर दिन कुछ नहीं सोचना, बस आपको उसके लिए उसी दिन बैठकर एक शेड्यूल बनाना है और फिर उसको फॉलो करना है आगे आने वाले 6 महीने तक. बस उसके बाद आपकी वो खुद ही हैबिट में बन जाएगा. 2-3 महीने में आपको उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी
इन 1 मंथ ओनली तो आप उसके लिए यूज़ टू हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपको एक्सटर्नल एफर्ट या एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस काम को करने के लिए। तो ठीक है गाइस, फिर से आप सभी को मैरी क्रिसमस, और आप भी इसी सेंटा की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे व्लॉग्स को यूं ही देखते रहें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में और भी अच्छे बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ, और भी ज़्यादा अच्छे से आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी सारे और भी टॉपिक्स हैं एल्गोरिथम के लिए जो आपको जानना समझना बेहद ज़रूरी है, तो उनको भी हम ज़रूर आपको बताएंगे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में।